Welcome, Fox. So, I welcome you to our series of M. Lakshmi Khan, in which we discuss about each chapter in great depth. So, now is the time to start off with chapter 7th, that is of citizenship. So, now let's get started off with the chapter. But before moving further, I request you, if you had not watched the earlier videos, then just go back and watch all those videos that are in the M. Lakshmi Khan playlist. You can find the list of playlist in the I button on your screen. So, now let's get started off with the topic of today, that is citizenship. So let's get started. So guys, we had discussed about the preamble that will be included in the first phase of our constitution. उसमें हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो हम ये डिफाइन करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन है किस जगह के लिए. तो हमने वो टेरिटरी डिफाइन की जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस की. अब तीसरी चीज और इम्पॉर्टेंट चीज आती है सिटीजनशिप, कि किन किन सिटीजन्स के लिए ये पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड होगा या किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किनको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ों का बेनिफिट पहुंचने वाला है. तो इसलिए अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट पॉसिबल वे हम लोग बोल सकते हैं फॉर दिस डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल बी ऑफ सिटीजनशिप, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड जो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोला था तो वो था पार्ट 1 में फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4. तो अब आता है कि ये जो सिटीजनशिप है दैट विल बी लाइक नेक्स्ट टू इट, तो पार्ट 2 में, एंड आर्टिकल विल बी 5 to 11. सो पहले हम ये देखते हैं कि किन किन तरह से हम लोग सिटीजन्स की बात कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर आएंगे जिसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है. तो बेसिकली कितनी तरीके के लोग या पीपल हो सकते हैं, तो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सिटीजन्स और एक एलियंस. एलियंस वो नहीं जो जादू बन के अदर कंट्री अदर वर्ल्ड से आएगा, बट एलियंस जो अदर कंट्री से आते हैं वो भी हमारे लिए एलियंस होते हैं. अब एलियंस फ्रेंडली भी हो सकते हैं, एनिमी भी हो सकते हैं. फ्रेंडली वो हो सकते हैं जिनके साथ हमारी गवर्नमेंट के टर्म्स या हमारी पॉलिटी है उसके टर्म्स पॉजिटिव होंगे, और एनिमी वो हो सकते हैं जिनके साथ वो नेगेटिव होंगे. दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, क्योंकि वो एनिमी हमारे एलियंस हैं, तो इसलिए उनके लिए कुछ पर्टिकुलर जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, डिटेंशन के अगेंस्ट में उनके पास राइट होना और अरेस्ट के अगेंस्ट में वो उनके पास दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एनिमी एलियंस. अब देखो, हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी कि किसको कौन से राइट्स मिलते हैं. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स के लिए भी हैं और जो आउटसाइडर्स भी होते हैं, एलियंस भी होते हैं, उनके लिए भी है. तो वो हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि क्या बेनिफिट होता है जब हम उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स होते हैं और क्या बेनिफिट नहीं मिलता है जब हम एलियंस होते हैं, एलियन सिटीजन्स होते हैं, राइट. सो ये है 2 टाइप्स ऑफ पीपल दैट कैन बी इन एनी पॉलिटी. एंड नाउ कम्स राइट्स ओनली फॉर सिटीजन. देयर आर सर्टेन राइट्स जो मैंने आपको बोला कि जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, वो और लोगों के पास, एलियंस के पास नहीं है. अब आप एक सिंपल राइट ले लीजिए, राइट टू वोट. अब राइट टू वोट जो एलियंस हैं उनको तो हम नहीं देंगे ना, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स के पास है वो और किसी के पास नहीं है. अभी के लिए आपको आर्टिकल्स देख के डरने की ज़रूरत नहीं है. जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब आपको ये आर्टिकल्स भी बाय हार्ट अपने आप से याद हो जाएंगे. जैसे अभी तक आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 याद हो चुका है ऑफ अर्लियर डिस्कशन, दैट वाज ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो वैसे ही आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स भी याद होते चले जाएंगे. तो बेसिकली क्या लिखा गया है, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंगली ये फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल बेसिकली 12 से स्टार्ट हो जाता है. तो आप ये मान लीजिए कि जो हमें राइट्स मिलते हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स जो है पर्टिकुलरली वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होंगे और आर्टिकल 35 तक चलते हैं, बट हम 32 तक मान सकते हैं, राइट. तो आर्टिकल 15 जो है वो ये बोलता है कि किसी भी तरह से जो गवर्नमेंट है वो कभी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी भी तरीके से जो पर्सन है, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द 5 बेसिस. तो वो क्या हो सकता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ये 5 फेसेस होते हैं या 5 क्राइटेरियाज होते हैं उनके. दे कांट बी द ओनली और द सोल और प्राइमरी बेसिस जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग मतलब गवर्नमेंट किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेगी. तो वो बात की चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली अब ये सोच लीजिए वो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी वाली जो चीज़ है वो
इंडियन सिटीजन्स के पास है, एलियंस के पास नहीं है। इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वही इक्वालिटी वाले जो चीज़ें हैं। आर्टिकल 19 में फ्रीडम आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह ये सब कुछ। तो कल्चर और एजुकेशनल राइट्स, उन राइट्स के अकॉर्डिंगली हम अपने कल्चर को हम लोग बचा के रख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शंस हैं। हमारे पास उन राइट्स के अंदर, एजुकेशनल राइट्स के अंदर हमारे पास राइट है कि हम अपने एजुकेशनल माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने एजुकेशनल जो कम्युनिटीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें अपने तरीके से रन कर सकती है। तो वो राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। राइट टू वोट, डेफिनेटली ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि जो सिटीजन्स हैं उन्हीं के पास राइट टू वोट होगा। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि जो इंसान वोट डाल सकता है वही इंसान इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, राइट। ये आप आगे आगे समझेंगे। टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे प्रेसिडेंट, अब ऐसा तो हो नहीं सकता हम आउटसाइडर को हम प्रेसिडेंट बना लें। इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कि इंडिया में अभी आपने देखा होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में चला था कि यूएस के केस में जो ये नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप मिलती है वो वाला पर्सन कभी भी यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास सिटीजनशिप बाय बर्थ होनी ज़रूरी है। तो इंडिया के केस में बोथ केसेस में ये वर्क करता है। नेचुरलाइजेशन से भी अगर आपको सिटीजनशिप मिल रही है तब भी इट विल वर्क, यू कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। द ओनली क्राइटेरिया और द ओनली थिंग दैट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज कि आप सिटीजन ऑफ कंट्री होने चाहिए, राइट। सो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं, सर्टेन राइट्स, बहुत कम राइट्स हैं, और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। जो आउटसाइडर्स हैं या एलियंस हैं उनको ये राइट्स नहीं मिलते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट है आपको इंडिया का सिटीजन होने का। तो अभी हमने क्या देख लिया, दो तरह के लोग हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं, एलियन हो सकते हैं। एलियन फ्रेंडली भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है। जो एनिमी एलियन होगा उसके पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी नहीं होगा, राइट। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, औरों को नहीं मिलते हैं, राइट। अब बात आती है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के केस में अब हम लोग सिटीजनशिप की तरफ जब मुड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप है। मतलब जैसे आप यूएस के केस में जाओ तो वहाँ पे अमेरिकन आपके पास पासपोर्ट होगा, बट आपके पास जो स्टेट की सिटीजनशिप है वो भी रहती है। बट इंडिया के केस में सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज ऑफ इंडिया। तो जनरली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर। और वो क्या है, अभी मैंने आपसे बोला, जैसे मैं आर्टिकल 15 बोल रही थी, तो मैंने आर्टिकल 15 में आपसे क्या बोला कि गवर्नमेंट ये 5 जो बेसिस हैं उनको ऊपर दे कांट बी द प्राइमरी मोड या प्राइमरी रीजन जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सके। बट कहीं ना कहीं आपको जरूर पता होगा, जब हम फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे तो वहां पे जितना इंपॉर्टेंस ये रखा जा रहा है कि आपको राइट्स मिलने चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स है, बट उसके साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पोर्शन भी ऐड हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी है कि ऑल्दो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। सो दैट मीन्स कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक हैं। तो एक है तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, राइट टू फ्रीली मूव, राइट टू रिसाइड, एवरीथिंग। बट उसके बावजूद हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर रहेंगी। वो एक्सेप्शन हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे जिस एक्सेप्शन का बात हो रहा है वो ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजंस बना के जो पर्टिकुलर लोग हैं पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर स्टेट के, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट इन आंध्रा, हिमाचल, मणिपुर एंड त्रिपुरा। अब देखो ये ऐसी स्टेट थी जहाँ पे क्या था, इनके पास इतने ज़्यादा जो यहाँ के जो लोग थे वो एम्प्लॉयमेंट में उतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो लेवल फील्ड प्रोवाइड करने के लिए क्या किया कि जो क्लास 3 और क्लास 4 जो पोस्ट होती है, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है, राइट, जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है, आपको जरूर पता होगा उसमें गेजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स भी होते हैं। तो जो नॉन गेजेटेड पोस्ट थी उसके लिए इन्होंने रिजर्वेशन रख दिया था कि जो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रिजाइडिंग लोग ही है ना, उन्हें प्रियोरिटी दी जाएगी। अभी मैंने आपसे बोला था प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती है, मतलब वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन करे। पर यहाँ पे वो कर रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है, उन्हें जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं उन्हें भी आगे लेके जाना है, इसके लिए ये स्पेशल एक्ट बना था।
तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑल्दो हो रहा है, बट जैसे वो रॉबिन हुड वाली एक आइडियोलॉजी होती है ना कि अमीरों से पैसा छीना और गरीबों में बांट दिया, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए ये रॉबिन हुड साइकोलॉजी वाली चीज़ है जिसमें कि वेलफेयर के ऊपर स्टेट काम कर रही है, इसलिए इसे रीजनेबल माना जाता है। बट ये तब के लिए था क्योंकि तब कंडीशंस ऐसी थी, वो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स थी, वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे थे, और आउटसाइड से डिफरेंट स्टेट्स। अब देखो आज भी इंडिया में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, अभी जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी देखते हैं तब भी हम देखते हैं पंजाब या इधर नॉर्दर्न स्टेट्स में इधर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, बैंगलोर की तरफ बहुत कम है। तो ऐसा हो सकता था कि अगर ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन लोगों के लिए नहीं रखी जाती, तो क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके पास इतने ज़्यादा एक तरह से स्किल सेट नहीं था, तो ये लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते और आउटसाइड से मतलब बेंगलोर से या डिफरेंट स्टेट से लोग आके उनकी जॉब्स वहाँ पे सिक्योर कर लेते। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये स्पेशल रिजर्वेशन रखा गया जो कि बंद भी हो गया। दिस एक्ट एक्सपायर्ड इन 1974 क्योंकि बेसिकली ये टेम्परेरी बेसिस पे था, ताकि उनको एक तरह से थोड़ा एक पुश मिल जाए, उसके बाद दे हैव टू जस्ट मूव ऑन बाय देयर सेल्फ। सो नो सच प्रोविजन एक्सेप्ट आंध्रा एंड तेलंगाना बिकॉज वो न्यूली मतलब उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, रिजाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। अभी मैं आपको बोल रही हूँ फ्रीली घूम सकते हैं, और मैंने आपको साथ के साथ बोला कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होंगे उनके साथ साथ उनकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर आ जाएंगी। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है कि जो ट्राइबल एरियाज है, क्योंकि अब उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, उनके अपने तरीके होते हैं लाइफ जीने के। अब आपको वो हो सकता है गलत लगे पर उनको वो सही लगता है, तो वो उनके तौर तरीके हैं जो शायद आपको ज़्यादा सही ना लगे और आपके तौर तरीके उन्हें ज़्यादा सही ना लगे, तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा से एक वैल्यू रही है कि हम ये चाहते हैं कि जितनी भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने भी ये इंश्योर किया है कि हमारी पॉलिटी की या हमारी नेशन की जो भी स्पेशलिटी है, जो भी एक कल्चर है, उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो वो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये जो ट्राइबल एरियाज का कल्चर है उसको कोई भी डिमोलिश ना करे या उसको डाइल्यूट ना करे, इसके लिए उनके पास ये राइट है कि वो, क्योंकि ट्राइबल लोगों की एसोसिएशन विद लैंड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ऐसा बोला गया कि जो आउटसाइडर्स है वो ट्राइबल एरियाज में जाके वहाँ पे रिजाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं। तो जनरली वही बात हो रही है कि नॉर्मली सिटीजनशिप, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप है तो दैट मीन्स इंडिया होल इज अ टेरिटरी ऑफ अवर नेशन, तो हमारे पास राइट है कि हम थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं। पर फिर भी वहीं पे वही बात आ जाती है कि वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर है, ताकि लोगों की मतलब एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन कर रखा जा सके और हार्मनी बिटवीन पीपल कैन बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन पार्ट। तो अभी हमने देख लिया डिस्क्रिमिनेशन, सिंगल सिटीजनशिप, ये हो गया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दैट विल इंक्लूड आर्टिकल 5 to 11 और ये पार्ट 2 में आता है, एंड इट डिफाइंस ओनली हु बिकेम। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजेदार बात क्या है इस सिटीजनशिप को लेके, इट डिफाइंस ओनली हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ इट्स एट इट्स कमेंसमेंट, कि 26 जनवरी 1950 में कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा वही हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। उसके बाद क्या होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप। उन्होंने कह दिया कि भाई देखो प्रेजेंट सिचुएशन हमें पता है, तो हमने उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस एंटर कर दिए। बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आप अपना एक्ट बनाइए और अलग से वो एक्ट पास करके आप सिटीजनशिप रूल्स जो हैं उन्हें अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके अपना यूज कीजिए। तो ये है स्पेशलिटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ जो कमेंसमेंट के टाइम पे क्या कौन सिटीजन बनेगा वो डिफाइन करती है। उसके बाद जो होना है वो कौन डिफाइन करेगा, द एक्ट दैट विल बी लाइक दैट इज सिटीजनशिप एक्ट, और जो कि चेंज होगा, अमेंड होगा और विद टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पार्लियामेंट, राइट।
अब क्या होता है ये सिटीजनशिप एक्ट और ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स समराइज वंस अगेन कि हमने इसमें क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे दो तरह के पीपल हो सकते हैं विद इन द कंट्री, एक सिटीजन एक एलियन। एलियन फ्रेंडली भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है, और एनिमी जो है उसके पास वो नहीं होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। फिर हमने देखा राइट्स जो सिटीजन्स के लिए हैं, उसके बाद उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली चीज हमने देखी। और फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिर्फ वो बताया गया कि कौन सिटीजन बनेगा एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो चेंजेस होंगे वो पार्लियामेंट करेगी। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट वी विल बी डिस्कसिंग more about it in the next video with the remaining topics. But before moving further guys, again I reiterate on the same thing. When you are preparing for UPSC, such an examination that UPSC, then don't miss out anywhere about NCERTs. If you need any help related to NCERT preparation for UPSC, you can check out the link in the description below, where I handhold people to just go through the NCERTs effortlessly, and that too with putting minimum amount of efforts. You can check out the link in the description below, and I hope this whole video was helpful for you and you had gained value out of it. So if you had, then hit the like button and also subscribe to the channel if you hadn't yet. I will see you all in the next video with the remaining part of this chapter. So till then, be healthy and stay focused. I will see you in the next video with the remaining topic of this video. Bye bye guys.